नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर सुमन ढाका, सह आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाऊंगी और इसके प्रथम व द्वितीय पद दोनों का अध्ययन हम लोग करेंगे। प्रथम वर्ष में आदिकाल व भक्ति काल का अध्ययन आपको करवाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का ज्ञान होना अति आवश्यक है, तभी आप आगे की व्याख्या और समीक्षा समझ पाएंगे। तो हम आज की क्लास में हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, कितने कालों में बटा हुआ है, उसके क्या क्या नाम हैं और प्रथम वर्ष में आप कौन से काल का अध्ययन करेंगे, ये सब बातें डिस्कस करेंगे। सामान्यतः हिंदी साहित्य का काल विभाजन विद्वानों ने अपने अपने ढंग से किया है, किंतु ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि अब तक के हिंदी साहित्य के इतिहास को केवल 4 भागों में विभाजित करके देखा जाना ही उचित है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। विद्वानों ने अपने अपने ढंग से जो काल विभाजन किया है, उसमें सबसे प्रमुख डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। काल विभाजन पर उन्होंने अपनी सम्मति भी व्यक्त की है। उनका कहना है कि सामग्री को यथासंभव काल क्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह सर्वत्र सरल नहीं रहा है और कतिपय स्थलों पर तो यह असंभव सा सिद्ध हुआ है। अतएव वे कवि जिनके समय में मैं किसी भी प्रकार स्थिर नहीं कर सका, अंतिम अध्याय में दे दिए गए हैं। प्रत्येक अध्याय सामान्यतः एक काल का सूचक है। भारतीय भाषा काव्य में स्वर्ण युग 16वीं से 17वीं शताब्दी तक पर मलिक मोहम्मद की कविता के प्रारंभ करके ब्रज के कृष्ण भक्त कवियों, तुलसीदास के ग्रंथों और केशव द्वारा स्थापित कवियों के रीति संप्रदाय को सम्मिलित करके कुल 6 अध्याय हैं, जो पूर्णतः समय की दृष्टि से विभक्त नहीं हैं, बल्कि कवियों के विशेष वर्गों की दृष्टि से बटे हैं। ग्रियर्सन महोदय द्वारा किए गए काल विभाजन की त्रुटियों और न्यूनताओं से के कारण यह प्रयास सराहनीय नहीं कहा जा सकता। उनके द्वारा किया गया काल विभाजन इस प्रकार है: चारण काल सन 700 से 1300 ईस्वी तक, 15वीं सदी का पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति संप्रदाय, तुलसीदास के अन्य परवर्ती, 18वीं शताब्दी, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ग्रियर्सन महोदय के इस वर्गीकरण के दूसरे, 5वें, 9वें और 10वें संस्करण में ऐतिहासिकता का प्राधान्य है, साहित्यिकता का नहीं, जबकि साहित्यिक इतिहास में काल विभाजन में साहित्यिक प्रवृत्तियों पर बल होना चाहिए, जो इसमें नहीं है। इसके बाद में मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन का प्रयास किया। उनका जो काल विभाजन है, ग्रियर्सन के विभाजन में जो दोष रह गए थे, उनका उन्होंने परिमार्जन कर दिया। यही कारण है कि उन्होंने अपना काल विभाजन प्रस्तुत किया। उनका विभाजन ग्रियर्सन के प्रयास की तुलना में अधिक स्पष्ट और किंचित प्रौढ़ माना जा सकता है। मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन इस प्रकार से है: आरंभिक काल 700 से 1343वीं, उत्तर आरंभिक काल 1344 से 4444 विक्रम संवत। फिर दूसरा है माध्यमिक काल, तो ये पूर्व माध्यमिक काल 1444 से 1560 विक्रम संवत, प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत। तीसरा है अलंकृत काल, पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790, फिर है उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत। परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत। वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से अद्यावधि। मिस्र बंधुओं के इस वर्गीकरण में भी तथ्य संबंधी अनेक असंगतियां हैं। उन्होंने भी जॉर्ज ग्रियर्सन की भांति अपभ्रंश काल को हिंदी साहित्य से जोड़ दिया है, जो 200 वर्ष के माध्यमिक काल का 2 भागों में विभाजन यह दर्शाता है कि 100 वर्ष के अनंतर ही साहित्य प्रौढ़ हो गया, जबकि पहले विभाजन के साथ 800 वर्ष तक वह एक सा ही रहा।
अलंकृत काल के बाद 35 वर्ष की अवधि परिवर्तन की रही। प्रत्येक काल के बाद दूसरे काल के शुरू होने के बीच की कुछ अवधि परिवर्तन काल के रूप में ही रहती है। यदि इस प्रकार परिवर्तन काल का विभाजन किया जाए तो प्रत्येक काल के बाद परिवर्तन या संक्रमण काल होगा, जो कि अनावश्यक और अव्यवहारिक है। अलंकृत काल का नामकरण साहित्य की आंतरिक प्रवृत्ति पर आधारित है, जबकि अन्य नामकरण साहित्य के विकास का सूचक है। इन्होंने नामकरण में एक सी पद्धति नहीं अपनाई, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मिस्र बंधुओं का इतिहास निरर्थक अथवा महत्वहीन है। वास्तव में अगर इन चंद दोषों को छोड़ दिया जाए तो मिस्र बंधुओं के प्रौढ़ और सुलझे हुए प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। इसके पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन है, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सन 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत अपना काल विभाजन प्रस्तुत किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि आचार्य शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं के काल विभाजन की तुलना में प्रौढ़, परिष्कृत और प्राय सर्वमान्य रहा है। आचार्य शुक्ल जी ने जो काल विभाजन प्रस्तुत किया है वह इस प्रकार से है: आदिकाल, वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया है वह न केवल प्रौढ़ है अपितु आज कल की एक सीमा तक मान्य है। इसमें केवल एक ही त्रुटि नजर आती है, वह भी इसलिए कि नए अनुसंधानों ने उस त्रुटि को इशारा कर दिया है। त्रुटि यह कि शुक्ल जी ने अपभ्रंश युग की हिंदी साहित्य का आदिकाल माना है। यह तथ्य वर्तमान अनुसंधानों के परिप्रेक्ष्य में तर्क संगत नहीं लगता है। यद्यपि यह सत्य है कि शुक्ल जी ने आदिकाल की सीमा 1050 से प्रारंभ मानकर यथार्थ के अधिक निकट लाने का प्रयास किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने भी काल विभाजन किया है। हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास में काल विभाजन को एक नई दिशा उन्होंने प्रदान करने की चेष्टा की है। उनके द्वारा काल विभाजन किया गया है संधि काल, चारण काल, भक्ति काल और रीतिकाल। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन के अंतिम 4 कालखंड तो आचार्य शुक्ल के ही विभाजन के अनुरूप है। केवल वीरगाथा काल के स्थान पर चारण काल नाम दे दिया गया है, किंतु इसमें एक विशेषता संधि काल की है, जो वस्तुतः गुण वृद्धि का सूचक कम एवं दोष वृद्धि का घोतक अधिक है। कुछ विद्वानों ने तो चारण काल नामकरण भी असंगत बतलाया है। इनके मतानुसार इस युग में काव्य रचयिता चारण नहीं वरन भाट, भट्ट अथवा ब्राह्मण थे। इस प्रकार संधि काल नामकरण के द्वारा रूढ़ि त्याग कर एवं नवीनता ग्रहण का साहस अवश्य दिखलाया गया, परंतु उसमें भ्रामकता अधिक है, निश्चयात्मकता कम है।